सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 18 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। 17 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार ने कौन सी राष्ट्रीय नीति शुरू की? तो आंसर होगा राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति। तो अभी भारत ने 17 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति के पहले भाग को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? देश में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देना और नीति के पहले भाग में ऐसे घटक शामिल होंगे जिन्हें सरकार के द्वारा तुरंत लागू किया जाएगा। हाइड्रोजन एक स्वच्छ ईंधन है जिसकी खोज किसने की थी? बताओ, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? कैवेंडिश ने। और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं आपको याद दिलाऊं तो याद रखना, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाएगा। और बताओ, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट कहां पे बनेगा? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। और बताओ, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया था? साउथ कोरिया ने। और एक अमेरिका की कंपनी है ओहमियम इंटरनेशनल, जो बंगलुरु में भारत की पहली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री शुरू करेगी। और अभी लेटेस्ट हमने पढ़ा था दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट जिसका नाम है द जेट, ये कहां पे लॉन्च की गई? दुबई में। अच्छा, हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहां पे स्थापित किया गया? लद्दाख में। मतलब यहां पे हाइड्रोजन से चलने वाली बसें होंगी। और गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहा प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश के इंदौर में। और भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना ये किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके न्यूज में रहते हैं, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कौन से एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा तंबाकू छोड़ो ऐप, क्विट टोबैको ऐप। तो अभी डब्ल्यूएचओ ने तंबाकू छोड़ो एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। और ये जो एप्लीकेशन है ये लोगों को धूम्रपान रहित और अन्य नए उत्पादों सहित सभी रूपों में तंबाकू छोड़ने में मदद करता है। तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा इस तरह का पहला और सभी प्रकार के तंबाकू को लक्षित करने वाला ये पहला एप्लीकेशन है। डब्ल्यूएचओ की स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 में। और 7 अप्रैल को कौन सा डे मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम। वैसे वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाते हैं? 31 मई को, 31 मई को। और अगर आपसे पूछें कि 2021 में तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए डब्ल्यूएचओ ने किसे विशेष मान्यता पुरस्कार दिया था? हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को। अच्छा, अभी डब्ल्यूएचओ ने मंजूरी दे दी है मलेरिया की पहली वैक्सीन को। उस वैक्सीन का नाम क्या है? और अगर आप हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे जहां पे हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं, तो वहां ये प्रश्न मैं कई बार डाल चुका हूं। तो क्या आंसर होगा फिर? मॉस्क्यूरिक्स। और आपको याद होगा अभी यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री रहे गॉर्डन ब्राउन को ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए डब्ल्यूएचओ का नया राजदूत बनाया गया था, एम्बेसडर बनाया गया था। और डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन के पहले सीईओ कौन बने? अनिल सोनी बने थे। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया? तो आंसर होगा सिडबी ने। तो अभी सिडबी ने पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम को शुरू किया है। अब इसमें होगा क्या? इसमें जो महिलाएं हैं वो फिश स्केल्स यानी कि जो शल्क होता है, फिश की जो बाहरी परत होती है, उससे आभूषण और शोपीस बनाएंगी। इस वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम के तहत जो कि शुरू किया है सिडबी ने। सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना होती है इसकी 2 अप्रैल 1990, लखनऊ में हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष अभी नए बने थे एस रमन्ना। आपको याद होगा सिडबी ने ही डिजिटल प्रयास प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य क्या है? एमएसएमईज को लोन अवेल करवाना। बाकी सेबी की बात करें, सेबी मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1988 में, लेकिन अधिनियम आया 1992 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष अजय त्यागी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे, 1 अप्रैल 1935 में स्थापना होती है। मुंबई में हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष कौन है? शक्तिकांत दास। और नाबार्ड, पहले तो नाबार्ड की फुल फॉर्म बताओ। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष कौन है? गोविंद राजुलू चिंटला। अभी नाबार्ड ने ही जीवा प्रोग्राम को भी शुरू किया था।
तो प्रश्न क्या था, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया किसने? आंसर होगा सिडबी ने। बढ़ते आगे। अगला है, हाल ही में जारी ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 की रिपोर्ट में पहले स्थान पे कौन है? तो आंसर होगा सऊदी अरब। तो अभी दुबई एक्सपो में लॉन्च की गई है ये ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर रिपोर्ट 2021-22 और इसमें बताया गया है कि एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए सबसे आसान जगह कौन सी है? तो इसमें नंबर 1 पर है सऊदी अरब, नंबर 2 पे रखा है नीदरलैंड को, नंबर 3 पे है स्वीडन और नंबर 4 पे है भारत। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताओ 2021 में किसे ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था? और अभी हम लोग बात करेंगे तो नवी यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भारत कौन से स्थान पे रहा था? तीसरे स्थान पे था। पहले स्थान पे चाइना था। उसी तरह से आपको याद होगा अभी डेमोक्रेसी इंडेक्स आया था, लोकतंत्र सूचकांक 2021, जिसको जारी किसने किया था? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। उसमें भारत 46 नंबर पे था, टॉप पे नॉर्वे था। और ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 आया, जिसको सेल्फोर्स नाम की कंपनी ने जारी किया, उसमें भारत पहले स्थान पर रहा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021, भारत 85 नंबर पे है और इसको जारी किसने किया? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। और अभी भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स जिसका नाम है IC15, इसको किसने जारी किया? क्रिप्टो वायर ने। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट ये कहां पे बना है? तो आंसर होगा इंदौर में। तो इंदौर में लगभग 400 बसें अब कचरे से बनने वाली बायो CNG पर चलेंगी। और ये बायो CNG कहां पे बनेगी? एक प्लांट में, जिसका उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे 19 फरवरी को। कहां पे? इंदौर में। और इस तरह से ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट होगा जो कि इंदौर में स्थापित किया जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर आप मुझे दो, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट ये कहां पे बना है? और ये प्रश्न आज ही, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बताओ कहां पे? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। CNG मतलब क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसमें होती है आपकी मीथेन। 93% के आसपास इसमें मीथेन पाई जाती है। और अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि विश्व का पहला CNG टर्मिनल ये कहां पे बनेगा? गुजरात में, गुजरात के भावनगर पोर्ट पर। और देश का पहला LNG प्लांट कहां पे बना? LNG मतलब होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो ये बना था नागपुर में। आपको याद होगा इसका उद्घाटन किसने किया था? नितिन गडकरी जी ने, जिनका निर्वाचन क्षेत्र भी, कॉन्स्टिट्यूएंसी भी नागपुर ही है। और बताओ, LPG भी होता है, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो किससे बना होता है? इसमें क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। और यहाँ पे एक साइंस का प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में कि LPG जब लीक होती है हमारे घरों में तो एक स्मेल आती है, रोटन एग की स्मेल आती है। तो उस स्मेल के लिए क्या मिलाया जाता है? इथाइल मरकैप्टन। और भोपाल गैस ट्रेजेडी तो आपको याद ही होगा, उसमें कौन सी गैस लीक हुई थी? ये भी प्रश्न आता है एग्जाम में। मिथाइल आइसोसाइनेट। और वो हादसा हुआ कब था? 1984 में। और वो कौन सी कंपनी थी? यूनियन कार्बाइड। अच्छा, एक और प्रश्न का जवाब दो, भारत का पहला उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र, इंग्लिश में बोलेंगे तो हाई एश कोल गैसिफिकेशन प्लांट, ये कहां पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा हैदराबाद में। और अगर आपसे पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट किसने शुरू किया था? तो टाटा स्टील ने। और यही चीज दुनिया में शुरू हुई थी सबसे पहले आइसलैंड में। और उस प्लांट का नाम क्या है जिसने ये शुरू किया था? आर्का। अब एक सिंपल सा प्रश्न आपके लिए, दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा कहां पे लगाया गया? प्रश्न का उत्तर दो। और अगर आपसे पूछे कि भारत में ऊर्जा स्वतंत्र का लक्ष्य कितना है? 2047 का। और भारत ने कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य कब का रखा है? 2070 का। ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए, हाल ही में देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने वाले भारत के पहले समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी कि नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में भी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा G अशोक कुमार को। तो अभी सरकार ने देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रिटायर्ड वाइस एडमिरल G अशोक कुमार को भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी कि नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया है। वे नौसेना के पूर्व उप प्रमुख भी हैं और अब वे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है अजीत डोभाल, उनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा
परिषद सचिवालय के साथ कोऑर्डिनेशन पर काम करेंगे। और अगर आप डेली हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते होंगे तो जब मैंने इसका आंसर बोला था जी अशोक कुमार, उसी वक्त आपके माइंड में क्लिक कर गया होगा कि ये जी अशोक कुमार का नाम तो यार अभी कुछ दिन पहले ही मैंने पढ़ा था। याद आया? कब हम लोगों ने पढ़ा था? एक जी अशोक कुमार हैं जो वैसे तो जल शक्ति मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं, लेकिन अभी उनको राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का डायरेक्टर जनरल बनाया गया था। वो जी अशोक कुमार की बात कर रहा हूं, और यहां पे ये जी अशोक कुमार अलग है। तो देखो, चीजों को जब मैं बार बार रिवाइज कराता हूं, डेली करंट अफेयर्स वाले में भी, वीकली करंट अफेयर्स वाले में भी, या मंथली वाला हो गया, या टॉपिक वाइज जो हम कर रहे हैं उसमें भी, बार बार रिपीटेशन करने का यही फायदा होता है। जब आप कोई नई चीज पढ़ोगे और वहां से थोड़ा भी आपको लिंक मिल जाएगा ना पुरानी चीज को कनेक्ट करने का, तो उससे आप पुरानी चीजों को भी रिवाइज कर पाओगे। मतलब पुरानी चीजों को आपका रिवीजन करने का भी कोई मूड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने रिवीजन कर दिया, तो इससे बड़ी बात क्या होगी? तो ये ध्यान रखना। बाकी सीबीएसई के चेयरमैन अभी कौन बने थे? विनीत जोशी। एनसीईआरटी के डायरेक्टर बने दिनेश प्रसाद सकलानी, और एचपीसीएल के अध्यक्ष बने थे पुष्प कुमार जोशी। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर अब आप लोग देना। अभी हमारे डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये कौन बने थे? बताओ, हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, फरवरी 2022 में किसने भारत की टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा को बोर्ड में शामिल किया? तो आंसर होगा adidas। तो अभी adidas ने भारत की जो टेबल टेनिस प्लेयर है मनिका बत्रा, उनके साथ समझौता किया है, उन्हें अपने बोर्ड में शामिल किया है। और ये जो समझौता है, ये जो साझेदारी है, ये महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। मनिका बत्रा आप जानते हो, कॉमनवेल्थ गेम्स में टेबल टेनिस में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं ये। और इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड रैंकिंग आई थी, उसमें वुमेन्स डबल में टॉप 10 और मिक्स्ड डबल में टॉप 15 और वुमेन्स सिंगल में टॉप 50 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी ये। और अभी हमने पढ़ा था टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों यानी कि एडमिनिस्ट्रेशंस की समिति के अध्यक्ष कौन बनी है? गीता मित्तल बनी है। और इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में है। और अभी टोक्यो पैरालंपिक 2020 की बात करते हैं, तो एक हमारी टेबल टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, उनका नाम है भाविना बेन पटेल। तो उनका नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में भारत के बाहर यूपीआई भुगतान प्रणाली अपनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा नेपाल। तो याद रखना कि नेपाल भारत की यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। तो एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने नेपाल में सेवाएं देने के लिए गेटवे पेमेंट सर्विसेज और मनम इन्फोटेक के साथ हाथ मिलाया है। तो मनम इन्फोटेक नेपाल में यूपीआई को लागू करेगा, तो इससे नेपाल के लोगों के लिए सुविधा बढ़ेगी और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिलेगा। एनपीसीआई आपको याद होगा, मतलब क्या हो गया? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसने 1 से लेकर 7 फरवरी तक यूपीआई सेफ्टी एंड अवेयरनेस वीक मनाया था। एनपीसीआई की स्थापना होती है 2008 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है, एमडीसीओ दिलीप असबे हैं। और बताओ, अभी भारत में सबसे पसंदीदा यूपीआई लाभार्थी बैंक कौन सा बना? पेटीएम बैंक। और यूपीआई पर 1 बिलियन ट्रांजैक्शन को पार करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी? फोन पे। अब बात नेपाल की है, तो ये रहा मैप में नेपाल। कैपिटल इसकी काठमांडू है, और नेपाल के काठमांडू में ही सार्क का हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा। करेंसी नेपाली रुपया है, प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, और प्रधानमंत्री कौन है? शेर बहादुर देउबा। अच्छा, नेपाल के साथ हम कौन से एक्सरसाइज करते हैं? सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज करते हैं। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माता कहते हैं। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी की पुलिस ने 16 फरवरी 2022 को अपना 75वां 75th एस्टेब्लिशमेंट डे मनाया? तो आंसर होगा दिल्ली। तो अभी 16 फरवरी 2020 को दिल्ली पुलिस ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है, और इसी उपलक्ष्य में जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया। अभी आपको याद होगा, जनवरी 2022 की बात है, दिल्ली पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट भी लॉन्च किया था, जिसका पहला एपिसोड था किस्सा खाकी का। और इस पॉडकास्ट को जानी मानी मीडिया शिक्षिका वर्तिका नंदा सुनाएंगी। और हमारे दिल्ली पुलिस कमिश्नर कौन है? राकेश अस्थाना है। अभी आपको याद होगा, इन्होंने ही ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति को लॉन्च किया था। उसके अलावा दिल्ली पुलिस ने अभिया
नाम से एक पहल भी शुरू की थी जिसका उद्देश्य है महिलाओं और बालिकाओं को संपूर्ण सुरक्षा देना। और आपको याद होगा गृह मंत्रालय ने दिल्ली के सदर बाजार पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया था। वैसे भी आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 आया था, नवंबर की बात है, जिसमें टॉप पे रही थी आंध्र प्रदेश की पुलिस। अच्छा बताओ, अभी असम पुलिस की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? तो आंसर होगा वॉयलेट बरुआ। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी? कला रामचंद्रन बनी थी। और एक प्रश्न मेरा आप लोगों से रहेगा, अभी भांग की खेती को खत्म करने के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन परिवर्तन नाम से एक अभियान शुरू किया था? ये कल परसों ही हमने पढ़ा है। अब बताओ आप, हम बढ़ते आगे। बताइए, हाल ही में ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबंडोन्ड पीस एंड री इन्वाइटेड वॉर नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा सैमुअल मॉयन। तो अभी सैमुअल मॉयन ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबंडोन्ड पीस एंड री इन्वाइटेड वॉर। तो ये जो सैमुअल मॉयन है ये येल लॉ स्कूल में न्यायशास्त्र के प्रोफेसर हैं और येल यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर हैं। ये बुक युद्ध लड़ने पर यूएसए की रणनीति पर प्रकाश डालती है। बाकी बिल गेट्स अभी कौन सी बुक लिखी इन्होंने? हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। सागरिका घोष ने अटल जी पर एक जीवनी लिखी है, अटल बिहारी वाजपेयी नाम से ही। और नवदीप सिंह गिल गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नाम से बुक लिखी है। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता डॉक्टर चेन्नवीरा कानवी का निधन हो गया। वे क्या थे? तो आंसर होगा कन्नड़ साहित्यकार थे। तो अभी फरवरी 2022 में प्रख्यात कन्नड़ साहित्यकार डॉक्टर चेन्नवीरा कानवी का भी निधन हो गया। उन्होंने अपनी पुस्तक जीवन ध्वनि के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। अच्छा, साहित्य से आपको याद आएगा, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 में किसको मिला था? तंजानिया के अब्दुल रज्जाक गुरना को। और पहले भारतीय कौन थे जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला? तो वही थे जिन्हें सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला। अगर प्रश्न ऐसे पूछता ना मैं कि भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो भी आपका आंसर क्या होता? रविंद्रनाथ टैगोर। और अगर प्रश्न मैंने पूछ लिया कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था, तो भी आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 की बात है, गीतांजलि के लिए मिला था इनको। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, फरवरी 2022 में केंद्र सरकार के द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया? तो आंसर होगा संजय मल्होत्रा को। तो अभी केंद्र सरकार ने संजय मल्होत्रा को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया है। वे वर्तमान में वित्तीय सेवा विभाग के सचिव हैं। और आपको याद होगा अभी आरबीआई ने वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 मनाया था। और ये फाइनेंशियल लिटरेसी वीक कब से कब तक मनाया गया? तो 14 से लेकर 18 फरवरी तक, जिसकी थीम थी गो डिजिटल गो सिक्योर। अच्छा, अभी एयर इंडिया के एमडी सीईओ कौन बने थे? अलकर आयसी। और एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन बने थे एस किशोर। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर बने डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन। और इन्होंने किनका स्थान लिया था? एस सोमनाथ का, जो अब क्या बन गए? इसरो के 10वें प्रमुख बन गए। बाकी आरबीआई के बारे में आपको बता चुका हूं। अब हम बात करते हैं कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किस देश ने अपना नाम बदल लिया? तो आंसर होगा तुर्की। और बदल के क्या कर दिया? तुर्की ये। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं, हमने टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट की है जिसमें टॉपिक वाइज वीडियोस अपलोड किए गए हैं। जैसे कि अवार्ड्स हो गया, तो जनवरी मंथ अभी तक निकला है, तो जनवरी मंथ में जितने भी अवार्ड्स वाले क्वेश्चन करंट अफेयर्स में आपने पढ़े वो सारे वहाँ पे मिल जाएंगे। अपॉइंटमेंट्स वाले पढ़े तो अपॉइंटमेंट्स वाले वीडियो में मिल जाएंगे। रैंकिंग इंडेक्सेस वाले हैं तो उसके मिल जाएंगे। ऑबिचरीज निधन वाले हैं तो उसके मिल जाएंगे। तो हर टॉपिक को लेकर के अलग अलग वीडियो बना दिए गए और साथ में उनकी क्विज भी बना करके आपके क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी गई है, ताकि वीडियो देखो उसके बाद क्विज लगाओ, वीडियो देखो क्विज लगाओ और क्विज लगाते रहो टाइम टू टाइम, ताकि वो चीज़ें आपको याद होती रहे। देखो अभी फरवरी मंथ चल रहा है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी आपके पास पूरा मौका है। जनवरी के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से पक्के कर डालो। अब फरवरी जैसे ही खत्म हो जाएगा फिर बर्डन बढ़ जाएगा, फिर फरवरी के वीडियोस भी आ जाएंगे, उनकी क्विज भी आ जाएगी। उसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर मटेरियल इकट्ठा होता जाएगा, तो साथ के साथ निपटाते जाओ ताकि बर्डन नहीं पड़े। और अगर मेहनत अच्छी लग रही है, सेशन अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियोस को सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि मेहनत करने के लिए, ये सब करने के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी मिलती है आप लोगों के मोटिवेशन से। और मोटिवेशन मिलेगा जब आप वीडियोस को सपोर्ट करेंगे। तो इन्हें अपने दोस्तों के साथ में
अपने ग्रुप्स में प्लीज़ एक बार शेयर ज़रूर कर देना, और हाँ, लाइक करना मत भूलना। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्रिक एग्जाम करके।